जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉफ़ी पेन में। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम आप ले लीजिए या डीएलएड के भी एग्ज़ाम ले लीजिए, जो हमारे सिलेबस में है फर्स्ट सेमेस्टर, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो प्रतियोगी परीक्षाएँ हो गई या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो गए, या फिर आप क्लास 9th में है, मतलब एकेडमी में भी, एकेडमिक सब्जेक्ट में जहाँ भी ये टॉपिक है वहाँ पर इससे प्रश्न लगभग बनते ही बनते हैं। तो चलिए, आज का जो वीडियो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक जो नियम हैं, 3 मुख्य नियम हैं, उन्हीं की हम चर्चा करते हैं। एक नियम को लेकर बात करेंगे और आराम से उदाहरण सहित समझेंगे, आप सबको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अगर थोड़ी लंबी भी होती है तो आप प्लीज़ बोर मत होइएगा, आसानी से समझिएगा, समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं। ठीक, तो बिना देरी किए हुए जल्दी शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आप सबको पता है क्या कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक नियम। तो 1687 ईस्वी में, आप पहले फैक्ट की बात कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नियमों पर। तो 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। और ये जो उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो उन्होंने इन नियमों का प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। ठीक, तो ये इतनी सी बात हो गई। अब शुरुआत करते हैं हम लोग नियमों की। तो सबको पता है कि न्यूटन के गति विषयक कितने नियम हैं? 3 नियम है। कौन कौन से? हमारे साथ भी आप सब लोग बोल सकते हैं, हमको सुनाई नहीं पड़ेगा पर आप खुद सुन सकते हैं। पहला नियम है जड़त्व का नियम। ठीक, पहला नियम है जड़त्व का नियम। दूसरा नियम है न्यूटन का दूसरा नियम या संवेग का नियम। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्रथम नियम की, या जड़त्व का नियम। तो इस नियम पर आने से पहले एक गैलीलियो महाशय थे। ठीक, उन्होंने जड़त्व का नियम दिया था। उसी को आगे चलकर न्यूटन ने अपना प्रथम नियम जो है उसी से संबंधित बनाया, या कह सकते हैं कि उसका विस्तार कर दिया एक प्रकार से। तो समझते हैं कि जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो क्या कहता है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, या इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये कहता है कि भाई यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह खुद को विरामावस्था में ही बनाए रखेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है, समझ रहे हैं ना, कि कोई वस्तु जो है एक समान रूप से गति कर रही है, तो वह अपनी उस गति की स्थिति को बनाए रखेगी। कहने का सेंस ये हुआ कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह वस्तु गति की ही अवस्था में रहेगी, लेकिन जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो ये तो हो गया प्रथम नियम। और जो गैलीलियो ने न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को ही क्या कहा? जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व उसी से संबंधित है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो सदैव खुद को विरामावस्था में ही बनाने का प्रयास करेगी। और वहीं गति का जड़त्व का भी मतलब यही है कि कोई वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो वो खुद को गति की अवस्था में बनाए रखने का प्रयास करेगी। तो न्यूटन का प्रथम नियम आप लोगों ने सीख लिया कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि कोई गति की अवस्था में है तो वह खुद को गति की अवस्था में बनाने का प्रयास करेगी या उसी अवस्था में उसको रखेगी, लेकिन जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो मान के चलिए कि भाई कोई वस्तु विराम की अवस्था में रखी हुई है, तो वो भाई विरामीय अवस्था में रहेगी। अब आप उस पर बल लगाएंगे, धक्का देंगे, तभी तो आगे गति करेगी, और गति करेगी तो हमने एक बाह्य बल आरोपित किया ना। ऐसे ही गति की अवस्था में जब कोई वस्तु एक समान रूप से चल रही चलने देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि बाह्य बल तो लगेगा ना। बाह्य बल क्या लगेगा? सबसे पहले तो भाई पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो लगेगा, लेकिन वो उतना नहीं लगेगा, लेकिन घर्षण बल तो लगेगा ना। तो घर्षण बल लगेगा, एक प्रकार से बाह्य बल आरोपित हो रहा है। तो प्रथम नियम ईजी है, समझ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल कुछ हैं, उनके माध्यम से समझेंगे कि जो प्रथम नियम है ये, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई चलती बस से किसी भी आदमी को उतरते देखा होगा, तो जैसे ही चलती बस से
उतरता है तो बस के साथ थोड़ी दूर दौड़ता चलता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जब बस चल रही होती है तो आदमी भी एक प्रकार से चल रहा होता है। ठीक, जब बस से उतरता है तो उतरते अगर एकदम से रुक जाएगा तो भाई गिर जाएगा ना। तो इसलिए उसको अपने बस के वेग और खुद के वेग को धीरे धीरे खुद के वेग को कम करना पड़ता है, जिससे कि वो गिरे ना और आराम से उतर जाए। ऐसे ही पेड़ भाई स्थिर है, उसके फल स्थिर हैं। अब अचानक से आप पेड़ को हिलाएंगे तो क्या होगा? फल गिर जाएंगे। तो ये भी प्रथम नियम का उदाहरण है, क्योंकि हम एक प्रकार से बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं ना। और एक सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि आप एक गिलास ले लीजिए, गिलास के ऊपर कोई कार्ड रख दीजिए और उसके ऊपर सिक्का रख दीजिए। अब कार्ड को आप तेज़ी से उंगली से मारिए, स्पीड से, ठीक, गति अधिक रहनी चाहिए। तो सिक्का क्या होगा कि वो गिलास के अंदर चला जाएगा, मतलब सिक्का विरामावस्था में था, विरामावस्था में बना रहा। ठीक, तो वो सिक्का जो है गिलास के अंदर चला गया। और बस के और भी एग्जाम्पल है कि भाई बस के अचानक चलने पर यात्री का जो शरीर है पीछे की ओर झुक जाता है। ये आप लोगों ने महसूस किया होगा, देखा भी होगा। और बस में अचानक जब ब्रेक लगाते हैं तो आप लोग आगे की ओर चले आते हैं। ऐसा आप बाइक वगैरह में ज़रूर किए होंगे, मतलब बस में भी है। तो ये प्रथम नियम था। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने न्यूटन के दूसरे नियम की ओर, जिसे संवेग का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन के दूसरे नियम या संवेग के नियम पर आने से पहले हम बात करते हैं संवेग क्या होता है। तो संवेग क्या होता है कि भाई किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। और संवेग एक सदिश राशि है और संवेग का मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम वस्तु का द्रव्यमान m मान लें और वस्तु का वेग v मान लें तो संवेग को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो ये संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब p = m/v। तो ये आपको ध्यान रखना है, p = m/v। अब बात करते हैं नियम की। तो न्यूटन का दूसरा नियम या संवेग का नियम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। देखिए, संवेग का जो नियम है यह न्यूटन का दूसरा नियम है। इसकी परिभाषा आप लोग को पता ही होगी कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तथा संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो इसका मेन मतलब यही हुआ ना कि किसी वस्तु में जो संवेग परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर है? बल के बराबर है। कैसे? अगर हम मान लें कि संवेग परिवर्तन की दर जो है वो अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है बल के, तो संवेग परिवर्तन की दर मतलब बल के बराबर हो जाएगी। ये हमको प्रूफ करना है। तो संवेग परिवर्तन की दर, तो दर को हम लोग कैसे लिखते हैं कि P2 - P1, कोई दो राशियाँ होंगी उन्हीं के बीच हम दर निकालेंगे, परिवर्तन की दर, और किसी समय में निकालेंगे ना, तो P2 - P1/T, ये टाइम हो जाएगा। अब P जो है संवेग, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं अभी संवेग में कि उसका क्या फार्मूला होता है, m/v। और दो भाई चीज़ें हैं तो उनका जो संवेग होगा वो वेग तो अलग ही होगा, बल्कि जो द्रव्यमान है भाई वो तो सेम ही रहेगा। तो इसको हम लोग P2 की जगह mv2 और P1 की जगह mv1/T लिख देते हैं। फिर m कॉमन ले लेंगे, सिंपल है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? v2 - v1/T। अब आप लोग को त्वरण पता होगा, त्वरण अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में जो परिवर्तन होता है उसी की दर को, और ये किसी समय में होगा। तो v2 - v1/T क्या हो गया? त्वरण हो गया। इसको हम लोग एक्सीलरेशन या a से डिनोट करते हैं। तो m/a आ गया। तो F = m/a, जो बल के बराबर आ गया। ठीक, तो ये आप लोगों ने आसानी से जान लिया है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो गति का प्रथम नियम है उससे हमें बल की परिभाषा का पता चलता है, और जो गति का दूसरा नियम है उससे बल का समीकरण मिलता है। तो आई होप जो प्रथम नियम है और जो दूसरा नियम है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो प्रथम नियम में हम लोगों ने एग्जाम्पल की बात कर ली थी, सेकंड नियम में भी एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो सेकंड नियम में कौन सा एग्जाम्पल रहेगा? तो आप लोग क्रिकेट खेले होंगे, देखा होगा ना कि कभी बॉल ऊंचा मतलब ऊंची जाती है, या फिर कैच के लिए आप लोग दौड़ते हो तो कभी कभी क्या होता है, कैच छूट जाती है। कैच कब छूटती है? जब आप अपने हाथों को उस बॉल की दिशा के साथ पीछे नहीं ले जाते हैं। आप अपने हाथ को एकदम स्थिर रखेंगे तो अचानक से बॉल लगेगी आपकी हथेली की गादियों पर और गिर जाएगी। ठीक, तो अगर आप
कैच लेते समय अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे तो क्या होगा, कैच भी पकड़ लेंगे और आपको चोट भी नहीं लगेगी। तो ये इसी नियम का उदाहरण है, तो आप ये लोग आसानी से याद रखिएगा। अब हम लोग न्यूटन के तृतीय नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसकी बात करते हैं। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर नहीं लगती है। क्रिया एक वस्तु पर लगती है तथा प्रतिक्रिया दूसरे वस्तु पर लगती है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तभी समझ में आएगा। फिलहाल आप इस नियम को याद रखिएगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि जब बंदूक की गोली दागते हैं तो जो बंदूक की गोली को चलाता है, बंदूक की गोली को दागता है, वो धक्का उसको लगता है ना पीछे की ओर। तो सबसे पहले जब बंदूक की गोली निकली, ठीक, तो उसने जो बल लगाया उस बल के विपरीत एक प्रतिक्रिया हुई ना, तभी तो जिसने मतलब बंदूक से गोली दागा वो तभी तो पीछे चला गया। तो इसका कारण भाई यही है कि बंदूक से गोली दागने पर बंदूक के अंदर बारूद जब जलने से उत्पन्न गैस गोली के ऊपर बल लगाती है, तो जिससे गोली सामने चली जाती है। तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार गोली गैस के ऊपर उतना ही बल विपरीत दिशा में भी लगाती है, परंतु बंदूक गैस को पीछे जाने से रोकती है। तो रोकने के लिए बंदूक को गैस के ऊपर उतना ही बल सामने की ओर लगाना पड़ता है। फिर तीसरे नियम के अनुसार गैस भी बंदूक पर उतना ही बल पीछे की ओर लगाती है। तो इस बल के कारण बंदूक पीछे हटने के कारण जो चलाता है वो भी पीछे हट जाता है। इसका एक और एग्जांपल है रॉकेट की गति। ठीक है, अब रॉकेट में देखिए, रॉकेट में मतलब जिस क्रिया द्वारा रॉकेट ऊपर उड़ती है तो रॉकेट की गति कहाँ, ऊपर की ओर रहती है, और जो नीचे से गैसों की गति होती है तेज़ी से, वो विपरीत दिशा में होती है, तभी वो उतना ऊपर जाती है। ऐसे ही घोड़ा गाड़ी देखी होगी, उसका एग्जांपल ले सकते हैं कि घोड़ा भाई स्वयं आगे बढ़ने के लिए अपने पैरों से ज़मीन को पीछे की ओर दबाता है, तो उसने बल पीछे की ओर लगाया, घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो हुई ना क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। तो यही कुछ एग्जांपल, इनको आप ध्यान में रखना है। बाकी इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है कि न्यूटन के जो 3 नियम हैं उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो आप सभी लोग को पता चल जाएं। एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जैसा भी लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आसानी से आप लोग इन सबको ईज़िली समझ लीजिए। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।